में इसका 1970s एंड 1980s में इस पर क्रिटिसिज्म आया। डिपेंडेंसी थियरी अज्यूम दैट डेवलपमेंट वाज इम्पॉसिबल अंडर वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, but the rise of newly industrialized countries in 1970s and 1980s, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore has proved the assumption is wrong। यानी ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने क्या किया, ग्रो करने की कोशिश की, और इन्होंने ये वाला जो ये डिपेंडेंसी कंट्री जो थियरी कह रही थी, ये चीज़ को तोड़ती हुई वो आगे निकली और उन्होंने ग्रो किया और अपने आप को मनवाया। ये वो वाली कंट्रीज थी जो पहले डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज थी और यहाँ से ये वहाँ तक पहुँची, ये डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी थियरी थी इसको किसी हद तक इन्होंने गलत साबित किया। लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहती हूँ कि अगर आप कोई थियरी पढ़ रहे हैं, अगर आप तक कोई चीज़ पहुँच रही है और वो फेल नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारी देखो नज़रियात आते हैं, ये होता है, और जब भी कोई थियरी आती है, कोई नज़रिया आता है, तो उसकी ऑपोजिशन हमेशा सामने से बढ़ती है, उस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, और वो क्रिटिसाइज़ कौन करता है, किसी को ये अंदाज़ा है कि क्रिटिसाइज़ कौन करता है? हाँ, दूसरे थियरिस्ट कौन? जो काम कर रहे होते हैं। दूसरे थियरिस्ट नहीं, उसी फील्ड के चीते, उसी फील्ड के चीते। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई इंजीनियरिंग पे कोई थियरी दूं तो उसके ऊपर कोई जो है क्रिटिसाइज करने वाला कोई डॉक्टर हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सेम फील्ड होनी चाहिए। अगर मैं इकोनॉमिक्स की कोई थियरी दे रही हूँ तो जो मुझे क्रिटिसाइज करेगा वो इकोनॉमिक्स का ही बंदा होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म आते हैं, तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारी थियरीज दी गई जो बहुत सारी फेल हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ बाकी रह गई और वो स्टडीज़ में आगे जो है वो आई और उनको शामिल किया गया। तो आप तक अगर कोई चीज़ पहुंच रही है तो वो वाली चीज़ पहुंचेगी जो जिसमें कुछ ना कुछ सदाकत बहरहाल मौजूद है, या जिसकी कोई अपनी अहमियत या जिसकी कोई अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है। तो ये जो डिपेंडेंसी थियरी है, इसका मतलब ये आप तक पहुंची, इसका मतलब है कि इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ ना कुछ सदाकत मौजूद है। एक तो ये बात याद रखना, और एक ये बात याद रखना कि अगर कोई भी इशू डिबेटेबल इशू है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी इम्पोर्टेंस मौजूद है। क्योंकि अगर वो कोई ऐसा इशू होता जिसको सब यूं करके गुजर जाते तो फिर उसकी कोई बात ही ना करता। लेकिन अगर उसके ऊपर डिबेट चल रही है, इसका मतलब है, जिस तरह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी एक मिसाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में से सबसे पहले किसने साइन नहीं किया? अमेरिका ने साइन नहीं किया। ठीक है, जब वजह मैंने अभी आपको बताई कि वो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं और उसके अंदर ऊपर आया था कि जितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो धुआं ज़्यादा छोड़ रही हैं तो उनको लिमिटेड अपना करना पड़ेगा, एमिशंस जो हैं उनको काबू करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ये तो सबसे ज़्यादा बात मेरे ऊपर ही आ जाएगी, मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ कैसे बंद कर सकता हूँ, या जो वो हैं बड़ी पावर्स वो कैसे कर सकती हैं बंद। तो ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले वो ही आउट हो गए। अच्छा, कनाडा बहुत आगे था इस सिलसिले में, लेकिन बाद में कनाडा भी निकल गया, क्योंकि उसने कहा कि जब लिस्ट बनी तो उसके अंदर जो कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई गई डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसमें चाइना को उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के अंदर रख दिया। जबकि होना क्या था, चाइना के पास तो बहुत बड़ी पावर्स हैं और ठीक है उनकी जो है डेवलप हो चुकी है वो चाइना जो है, और उसको आपने लिस्ट जब बनाई तो उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, यानी उसको आप कुछ मराहत दे देंगे, आप उसको कुछ छूट दे देंगे उन्होंने उन कंट्रीज़ के अंदर। तो कनाडा को ये बात पसंद नहीं आई और कनाडा जो पहले बहुत आगे था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वो साइड पे हो गया और उसने कहा कि मैं जो है हम इसको लेके आगे कैसे चल सकते हैं। उसके बावजूद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप तक पहुंचा। इसका मतलब है कि दुनिया के और ममालिक जो उनके नज़दीक उनकी कोई अहमियत है और वो उसको आगे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, वो भी हम GSA में पढ़ेंगे, जब आइंदा आएंगे तो वो पढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी जो डिपेंडेंसी थियरी थी ये भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये दो थियरीज जो थी ये एक दूसरे के क्या है, जैसे ही आपके पास सवाल आएगा 20 नंबर का, या तो किसका आएगा, मॉडर्नाइजेशन थियरी का आएगा, या किसका आएगा, डिपेंडेंसी। तो ये दोनों इंटरलिंक, आप इनके साथ दोनों का तस्करा एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाती हैं। ठीक है, एक कहते हैं कि तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स है, दूसरे कहते हैं नहीं तुम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ये है, तो वो एक दूसरे के साथ, ये इस तरह करके ये दोनों थ्योरीज आपकी आ जाती है। अब हम आ जाते हैं वेड, वैड और गेट के ऊपर। ठीक है, वो लगा दीजिए। हाँ, इसको एग्जिट करेंगे और वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में, ये तो आपने पावर पॉइंट की शक्ल में था। यहाँ पे ले आओ, इधर एरो जो बना हुआ है, साइड में एक एरो बना नज़र आ रहा है ना ये, हाँ मीडिया, हाँ यहाँ पे, यहाँ से वापस जेंडर स्टडीज़ पे चले जाओ, CSS कौन है, हाँ फिर जेंडर स्टडीज, यस
अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा वेड वैड एंड गैड, वो सबसे लास्ट में W वाले में। नहीं यहाँ तो नहीं नज़र आ रही, ये साइंस वाले पे लिया, ये साइंस की चीज़ें चल रही सारी GSA, ये जेंडर स्टडीज़ वो है। हाँ यहाँ पे W पे ले आओ, हाँ यहाँ पे होना चाहिए कहीं वेड वैड और गैड, ऊपर ऊपर जाना, और what is waves, ये है। वेट वैड और गैड, ये क्या होता है, ठीक है। तो वेट क्या होता है ये मैं बता देती हूँ पहले आप लोगों को, कि वेट होता है विमेन इन डेवलपमेंट, ठीक है। और वैड क्या होता है, विमेन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और गैड क्या होता है, जेंडर एंड डेवलपमेंट। और आप देखेंगे हमेशा जब भी आप जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये आवाज़ जो ये फेमिनिस्ट से उठी थी और जाके कहाँ ख़त्म हुई, जेंडर पे जाके ख़त्म हुई। ये पूरी स्टोरी जो चली ना अलिफ से लेके बढ़िया तक, जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि आवाज़ उठती है विमेन से, फेमिनिज्म से आवाज़ उठती है और पहुंचती कहाँ पे, जेंडर पे जाके पहुंचती है। तो वो ये वाली बात है, क्योंकि विमेन एक ज़माने में ऐसी हो गई थी जब रेडिकल का पीरियड था कि वो मैन कटिंग वाली कंडीशन जो थी वो हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। तो वहाँ से उनको जो है वो फिर तोड़ा जाता है कि नहीं, मसला ये नहीं है, मर्द मसला नहीं, तुम्हारे लिए मसला क्या है, तुम्हारी अपनी ख़वातीन मसला है। मसलन एक ही घर के अंदर जो है वो सास और बहू जो है वो मसला है मसलन, या फिर गोरे और काले का मसला है मसलन, रेसिज्म का लफ्ज़ आता है आपके जहन में, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, ताकि औरतों की जो पावर जो सब जमा हो गई थी एक जगह और वो मिल के आवाज़ उठाने वाली थी और वो मर्दों के ख़िलाफ़ हो गई थी, तो उसको थोड़ा सा जो है वो ब्रेक किया जाए, हिस्सों में उसको तोड़ा जाए। और फिर वो जाके वो कहते हैं कमज़ोर तबका तो ये भी है, फिर वो एक तबका निकल के आता है सामने, जेंडर वाली बात जो हमारे सामने आती है, ठीक है, उठ के वो इस तरह से सामने लेकर आते हैं। तो ये वेमेन के लिए जो आवाज़ उठनी शुरू हुई थी ये जाके ख़त्म होती है जेंडर पे। ये पूरा प्रोसेस इसी का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेमेन इन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, देयर आर करेंटली 1.4 बिलियन पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द वर्ल्ड एंड 2/3 ऑफ दीज पीपल आर वेमेन इन द ग्लोबल In the global south, 80% of employment opportunities for women are in the informal sector, ठीक है। 80% जो आप employment opportunities देख रहे हैं women की are in the informal sector, ये वो वाला जो सेक्टर है ये informal है। इसका मतलब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, informal sector है, यानी डेवलपमेंट में नहीं है, जॉब्स में नहीं है। ये बाकायदा लिखत पढ़त की शक्ल में नहीं आएगा, ये जो है फॉर्मली असाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि ये वो वाले वर्कर्स हैं जिनको वर्कर्स नहीं माना, काउंट ही नहीं किया जाता, ठीक है। जिस तरह आप गांव देहात में कह लें, या जो मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन काम कर रही होती हैं और अपना हिस्सा डाल रही होती हैं, वो वाली ख़वातीन, ठीक है। तो वो काम तो कर रही हैं लेकिन वो बाकायदा फॉर्मली असाइन नहीं है उनको, वो वाली चीज़ जो है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग कर रही हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा जो पार्ट है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आती हैं, लेकिन वो मैं आपको बता दूं बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी ख़वातीन काम कर रही हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। यानी उस तरह से जो एक पे लगती है या वो आती है उससे उनको नीचे ही पे किया जाता है। और वो इनफॉर्मली जिस तरह बहुत सारे इदारे हैं जो ख़वातीन से काम करवाते हैं और उनको पे जो है वो उसी हिसाब से वो देते हैं, और वो फॉर्मल वर्कर्स नहीं कहलाती, इनफॉर्मल वर्कर्स कहलाती हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस होती है और ये हर जगह है। ये अगर आपको कोई चीज़ देखें पढ़ाई जा रही है, आपके कोर्स में शामिल की जा रही है और इस लेवल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपके यहाँ की बात नहीं है, ये एक इंटरनेशनल जो है सिनेरियो वो चल रहा है, ठीक है। तो उसमें बात हो रही है ऑफ द 110 मिलियन चिल्ड्रेन who do not have access to education, 2/3 of them are girls, ठीक है। इतने सारे बच्चों को जो है एजुकेशन नहीं मिल रही, जिसमें से 2/3 हिस्सा बच्चियों का है, जिन बच्चियों जो है वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती। What is critical about these statistics? They exemplify the pervasive यानी कि वसी sexism, misagony यानी कि औरत से नफरत, या exclusion यानी इखराज that women around the world experience today. These statistics show the reality of living as a woman in the majority world. So why has there been so little genuine of effort
to address these inequalities within the context of development. There are a lot of broadly termed women issues campaigns, but these are merely projects. They have, यानी ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट्स बन के रह गए, उस तरह से इनके ऊपर वर्किंग नहीं हुई. They have start dates and budgets and end dates. ठीक है, उनकी कोई तारीखें मुअय्यन की जाती हैं, उस पर थोड़ी सी डिबेट होती है और उसके बाद वो तारीख ख़त्म हो जाती है और बस काम ख़त्म हो जाता है. We managed to get 1000 calls in Malawi. मुख्तलिफ जगह के उन्होंने नाम बताए जहाँ के पर उन्होंने कुछ काम किया है. Into primary school the organization taught, but what does this mean to those girls? उन लड़कियों के लिए फिर भी ये क्या अहमियत रखता है, ये सवालात अभी हम देखने वाले हैं. जी, I get to go to school. I get to go to school and feel guilt for leaving my mother to work all day. मैं अपनी माँ को अकेले घर पे छोड़ कर आई हूँ, सारा काम उसके ऊपर. ठीक है, ये चीज़ उस बच्ची के जहन में आएगी. I get to go to school and risk being raped by my teacher. I get to go to school and I am afraid to walk home by myself. I get to go to school but I do not believe I will find a job. I get to go to school but I will be married next year. ये सारे सवालात हैं जो बच्चियों को आगे फर्दर एजुकेशन नहीं करने देते, आगे नहीं जाने देते, आगे नहीं बढ़ने देते. It isn't as simple as sending a girl to school. The complexities, pressures and risks that women experience when attempting to access education frequently leave women in vulnerable, यानी कि गैर महफूज circumstances. More need to be done about this, much more. It is not adequate to approach these issues as women issues or projects long-term systematic change. एक लंबी सिस्टमैटिक चेंज चाहिए जो बाकायदा हिस्से में शामिल हो जाए और उस पर आप अमल दरामद करें. नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज इन ऑर्डर टू एड्रेस these inequalities and abuses directly. So why isn't this happening within the field of development? ये आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इतना काम हुआ, डिबेट्स होती हैं और फिर होके रह जाती हैं, तारीखें मुतय्यन की जाती हैं और गुजर जाती हैं और कुछ हो नहीं पाता और वो इशूज़ आपको ऐसे नज़र आते हैं जैसे ये इशूज़ मौजूद हैं, अभी भी हैं. One reason is that there seems to be no clear consensus on how to involve women in conversation about the provision and security of rights and freedom in the majority world. This discussion of the place of women in development brings with ample debate. ठीक है, एक वसी पैमाने पे डिबेट इसकी जो है वो उस तरफ लेके चला जाता है हमको ये सिलसिला. इसमें जी पढ़ लीजिए आप नमाज. Rathberger 1990 provides a useful breakdown of some of the major vocabulary used in development disclosure to explain the involvement of women's rights and issues in the field. Rathberger's analysis is helpful in isolating the nonsense of these disclosures. As Rathberger notes, there have been three notable phases in the lingo, यानी कि अवामी ज़बान के अंदर जो ये चीज़ें सामने आई, including women in development, women and development, and gender and development. ये सिलसिला कैसे बना, क्या हुआ, ये हम देख लेते हैं कि women in development का मकसद क्या हुआ, women and development का मकसद क्या हुआ और gender and development का मकसद क्या हुआ. The way women in development approach was introduced primarily by American liberal feminists. देखो जब भी नाम तुम्हारे पास आएगा liberal feminist का, इसका मतलब क्या है कि ये वाली वो वाली ख़वातीन होंगी या ख़वातीन की तरफ से वो वाले आवाज़ उठाने वाले, क्योंकि मर्दों ने ये आवाज़ उठाई, ज़ाहिर है उनका साथी मर्द ही बना, तभी बात जो है वो जुडिशरी तक पहुंची या उनको वोटिंग का हक़ मिला. तो वो औरत के पास तो वो हक़ था ही नहीं पहले, तो उनको लड़ने के लिए भी किसी मर्द की ही ज़रूरत पड़ी. तो वो मर्दों ने जाके जो है उनके लिए फ़ाइट की और फिर जो है उनका हक़ दिलाया उनको. तो वोट का हक़ नहीं था सबसे पहले. आपको ये बताऊं कि लिबरल कहाँ से शुरू होता है, तो वैसे तो ये चैप्टर है पूरा आपको, लेकिन हल्का सा यहाँ बताती चलूँ कि लिबरल फेमिनिज़म उस वक्त आई जब शुरू में वेमेन के लिए, जब आपका कॉलोनियल पावर्स आपके ऊपर बैठे हुए थे और उनसे ममालिक ने आज़ादी हासिल की. अब आप आज़ाद हो गई, ठीक है. आप जो शहरियत, जो सिटीज़नशिप का दर्जा मिला वो किसको मिला? मर्दों को मिला, औरतों को नहीं मिला. ठीक है, वोट देने का हक़ किसको है? अब गवर्नमेंट बनेगी ना, अब आज़ाद हो गए, अब हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट होगी जो आज़ाद हो के हिस्से जो बने, जो मुल्क बने.
ठीक है। अब उनकी गवर्नमेंट के लिए चाहिए प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, जिसको नुमाइंदे चूज़ करें, ठीक है। वोटिंग हो तो वो वोटिंग का किसके पास है? मर्दों के पास है, ख़वातीन के पास नहीं है। तो ख़वातीन कहती हैं, यहाँ पे ख़वातीन कन्फ्रंट नहीं किया था उन्होंने, यानी कि वो बिल्कुल मर्दों के मुकाबले पे नहीं आई थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि मर्दों का जो दर्जा है वो अपनी जगह पे मौजूद है। लिबरल नाम, देख बहुत सारी चीज़ें मैं नाम से याद करवा देती हूँ कि नाम है इसका क्या? लिबरल। जब नाम लिबरल है इसका मतलब है कि यहाँ के ऊपर मीज़ान रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ के ऊपर ख़वातीन आपके मुकाबले पे नहीं आएंगी। वो आपका हक़ मानती, वो कहती हैं कि मर्द का हक़ है लेकिन हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। वो कहती हैं कि ठीक है, आपका हक़ है, आपके पास अक़ल है, आपके पास समझ है, लेकिन हमारे पास भी है, तो हमें बिल्कुल ना समझ या बिल्कुल हमें इस तरह ना समझा जाए, हमें भी वोटिंग का हक़ दे दो, हम भी ये राइट रखते हैं कि अपने लिए अपना रहनुमा चुन सकें, ठीक है। वो ये चीज़ मांगती हैं यहाँ के ऊपर लिबरल में ख़वातीन। तो जो सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा नज़र आएगा वो लिबरल वाला पीरियड नज़र आता है विमेन इन डेवलपमेंट में, और ये था 1970s का जो शुरुआत थी, इब्तिदा जो आप कह लें कि थी। तो उस वक्त ये सिलसिला सामने आया। द विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय अमेरिकन लिबरल फेमिनिस्ट। और आपको सबसे पहले जो नाम नज़र आ रहा है, हमेशा याद रखना, फेमिनिज़म की आवाज़ जब भी उठी है तो वो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इन साइड से उठी है। आपको कभी साउथ एशिया से वो आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आई। अगर आप इसका ज़माना 1970 का पढ़ेंगे तो 1970 में यहाँ क्या हो रहा था वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। करंट अफेयर आप वो पाकिस्तान अफेयर जो है वो पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1970 में यहाँ की औरत कहाँ पे थी, याद है ना? कौन कहाँ पे थी, कौन कौन थी, याद है? बेगम राना लियाकत अली और ये सब, और इनसे पहले बहुत सारी औरतें जो थी वो गुजर चुकी थी, ठीक है, जो काम कर चुकी थी काफ़ी सारे, और जो नुमाया ख़वातीन में से थी। ये लोग बाद में आई है, बिल्कुल लास्ट के जब हम आज़ादी हासिल करने वाले थे, और बल्कि आज़ादी हो गई थी तब भी ये लोग ज़िंदा थी ख़वातीन, बेगम राना लियाकत अली और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और ये लोग, ठीक है, उसके बाद के पीरियड में भी, ठीक है। तो अब ये जब ये जिस जिहाई की बात कर रहे हैं, जिसका ये सिलसिला जिसकी बात कर रहे हैं, उस वक्त के ज़माने में जब अमेरिकन लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं वो किस चीज़ का हक़ मांग रहे हैं आपसे? वोट का हक़ मांग रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया में ख़वातीन कहाँ पर थी, ठीक है, और ये लोग कहाँ पे थे? ये अमेरिकन थे, और ये इस वक्त वोटिंग का राइट मांग रहे थे। तो ये बात जहन में रही, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज़ पढ़ते वक्त ख़ास करके मैं ये डेट्स और ये जो सिनेरियो है ये आपको ज़रूर बताती हूँ कि इसमें आपके जहन में रहे कि ये कहा जाता है सबसे पहले कि क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी आपने पीछे पढ़ा, तो लिहाजा इनको ये हुकूक ही नहीं मिलते। मर्द जो है वो हुकूक सल्ब कर लेते हैं औरतों के, तो वो आपके सर भी कहते हैं ना कि औरतों को इतना कुछ तो दे दिया, फिर भी औरतें कहती हैं कि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। तो वो औरतें जो हैं वो सब कुछ, यानी औरतों के पास राइट्स मौजूद थे, और पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। सबसे पहले कहना चाहिए इन लोगों के पास वोट का हक़ नहीं था उस वक्त। यहाँ की जो ख़वातीन थी वो पॉलिटिकली अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ख़वातीन मौजूद थी, ठीक है। तो ये चीज़ में रहे। अमेरिकन लिबरल फेमिनिस्ट एंड फोकसेस ऑन इगैलिटेरियनिज़्म। अच्छा, इससे पहले भी आप चले जाएं, अगर आप इस्लामिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको ख़वातीन के किरदार मिलते रहते हैं, ठीक है। चाहे आप अपने मज़हब में आ जाएं, चाहे आप पड़ोस में चले जाएं, ठीक है, दोनों जगह पे ख़वातीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, ठीक है। वहाँ के ऊपर ख़वातीन आपको काली माता के रूप में, और पता नहीं कौन कौन सी, सीता, गीता और कौन कौन सी, और बहुत सारे नाम आते हैं उनके भी। अब यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको अपने होली बुक्स के हवाले से जो नाम आते हैं, ठीक है, अगर चारों होली बुक्स को आप उठा लें तो वहीं से आपको काफ़ी सारी ख़वातीन के नाम मिल जाएंगे। अगर आप अपनी होली बुक उठाते तो यहाँ के ऊपर से आपको बीबी हाजरा, बीबी मरियम, बीबी खतीजा, ठीक है, काफ़ी सारे नाम आपको यहाँ से भी ख़वातीन के मिल जाते हैं। तो ये फेमिनिज़म की जो वॉइस उठी, जो आवाज़ उठी, उसमें आपको पता चला कि ख़वातीन जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़ा जो जेंडर स्टडीज़ के हवाले से आपको डाला जाता है। तो ये आप नोट करवा सकते हैं या कर सकते हैं कि जेंडर स्टडीज़ की जो फेमिनिज़म की आवाज़ उठी थी वो कहाँ से उठी थी, उसका बेस कहाँ से था, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़वातीन का किरदार जो है वो कहाँ कहाँ रहा। अगर क्रिश्चियंस है तो वर्जिन मैरी का उनके लिए क्या रुतबा मौजूद है मसलन। तो ये सारी जो और भी ख़वातीन हैं जिनके हैं, जैसे लेडी फ़ातिमा जो है वहाँ के ऊपर एक जो क्रिश्चियंस लोग मानते हैं उनको, और उनका बड़ा रुतबा है, बड़ा मर्तबा है। तो और ख़वातीन को भी अगर आप स्टडी करेंगे तो हर रिलीजन में आपको नज़र आ जाएंगी। बहरहाल, तो the which approach was introduced primarily by American liberal feminists and focuses on egalitarianism, यानी मसावात, especially in terms of economic participation and access. Rex Geber 1990, this economic focus led with, यानी कि women in development activists to address
the disparity of employment opportunities between men and women in the majority world. The Wage model did not question modernization and placed the onus of disparity का मतलब क्या होता है? फ़र्क रखना, ठीक है, एक दूसरे जो आप मर्दों के साथ रवैया इख्तियार करें वो ख़वातीन के साथ इख्तियार नहीं कर रहे। तो ये वाली चीज़ मौजूद थी जो नज़र आ रही थी, और ये सोच उस वक्त रवा रखी गई कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लें, हम डेवलपमेंट के इस दर्जे पे आ जाएं, तो हो सकता है औरतों को वो हुकूक या वो मसावात का दर्जा उनको दिया जा सके जो पहले फ़र्क रखा जा रहा था। ये चीज़ इसके अंदर कही गई। What is most striking about wage model is that it does not deal with the disparities and power relations between men and women. In my opinion, the roots of inequality are the most critical thing to address when discussing women and poverty. ठीक है, यहाँ के ऊपर आपको ये वाली चीज़ नज़र आ जाती है जो बताई, लिबरल फेमिनिज्म नज़र आ जाता है। ठीक है, कि यहाँ के ऊपर औरतें कन्फ्रंट में नहीं आ रही, वो खड़े डंडा लेके, छुरी लेके, चाकू लेके नहीं खड़ी हो रही कि हमने मर्दों को मार देना है। ठीक है, वो क्या कह रही हैं, मर्दों का हुकूक अपनी जगह ये लोग अहमियत रखते हैं, इनकी है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा इंसान समझिए जाए। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली है। However, the wage model is known as being the non-confrontational approach as it does not confront these issues. ठीक है, अभी confrontation वाला मामला नहीं आया है जी। अब हम आते हैं वेट पे। यहाँ थोड़ा बहुत आपको नजर आ सकता है। The wage approach is not as frequently discussed. However, it was important bridge between wage and GATT. अब ये इन दोनों के दरमियानी पीरियड है जो वेड वाला कंडीशन है। यहाँ के ऊपर सोच आपकी बदल जाती है। यहाँ के ऊपर सोच क्या आती है कि डेवलपमेंट होगी उसी वक्त जब आप औरतों को हिस्सा दोगे। ठीक है, अभी जो पहले वाली सोच थी वो क्या थी कि डेवलपमेंट के ज़रिए औरतों को हिस्सा दिया जा सकता है। पहले वाली जो लिबरल सोच थी वो ये थी। अब जो सोच आती है वो ये वाली आती है वेड के अंदर कि आप औरतों को दोगे तो फिर आप तरक्की करोगे, यानी उनका साथ को आप समझो, कुछ अहमियत दो तो फिर जो है तरक्की मुमकिन है, की जा सकती है। तो ये वाली सोच यहाँ के ऊपर एंड जो है आपने शामिल कर लिया। women and development approach is not as frequently discussed. However, it was an important bridge between WIT and GAD. WED is non-Marxist feminist approach and it grew out of limitations of modernization theory that was फाउंडेशनल इन द वेड अप्रोच। ठीक है, बुनियादी हैसियत रख रही थी ये कहाँ के ऊपर, वेड अप्रोच के अंदर बुनियादी हैसियत रख रही थी। द वेड अप्रोच कम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट इक्वालिटी विल बी एसेंशियल टू इम्प्रूविंग एसेंशियल। इक्वालिटी विल बी एसेंशियल यानी ये बराबरी देना अब क्या हो गया, ज़रूरी हो गया, ज़रूरत बन गया है। ठीक है, तभी क्या हो सकेगा, इम्प्रूविंग वुमेन्स पोजिशन बट स्टिल फ्रेम्स चेंज इन द टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग वुमेन एक्सेस टू प्रोडक्टिव सेक्टर। वेड वाइल परहैप्स मोर critical than WIT also fails to dig deeper into systematic problems associated with the relationship between man and women. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये उस गैप तक पहुंचने में थोड़ा सा नाकाम रही, जिसके बाद अब आपको ज़रूरत पड़ी गैड की। ठीक है, तो गैड आया यानी कि जेंडर एंड डेवलपमेंट। The GAD approach, which was developed in 1980s, stepped away from both WIT and WAD and was founded in a socialist feminist ideology. Rathberger 1990, the GAD approach holds that the oppression of women stems largely from a neoliberal focus on improving women's reproductive and productive capacities. According to Rathberger, the focus of GAD has been to examine why women systematically have been assigned to inferior and or secondary roles and also to confront these questions of power and agency. The GAD approach is कहाँ गया the GAD? हाँ, according to the Rathberger, the focus of GAD has been examined why women systematically have been assigned to inferior and or secondary roles and also confront questions of power and agency. The GAD approach is exceptionally difficult for non-governmental organizations यानी कि NGOs to implement as it seeks to confront the root causes of gender inequality rather than implement short-term augmentations to the existing system. यहाँ पे आपको ये बताया गया कि दरअसल आपका सिस्टम ही ऐसा बन गया, आपका सिस्टम ही ऐसा है जिसमें औरत को पीछे किया जाता है। ठीक है, जेंडर इश्यूज क्रिएट हो गए।
यानी घर के अंदर से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है, जहाँ के ऊपर आपको नज़र आता है कि जी तुम्हारा काम ये है, खातून है तो नहीं, आपका काम ये है, और मर्द का काम ये है कि बाहर से वो हम करके लेकर आएंगे, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है। तो वो एक हद तक उसको जो है वो मुक़य्यद रखना या इस तरह कहना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बाहर रिलीजियसली भी आपको ये पता होना चाहिए कि चारों रिलीजन के अंदर अगर कहा जाता है कि वेमेन की हैसियत क्या है या कहाँ होनी चाहिए, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने नज़र में रखना चाहिए। और ये जो जेंडर स्टडीज़ जिस तरफ लेके जाती है वो भी थोड़ा सा जो है वो आपको सोचना चाहिए उसके ऊपर, और जब आप लिखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ा सा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन वही कि जेंडर स्टडीज़ का पेपर मैं नए बच्चों से कहती हूँ, पुरानों को तो पता है कि जेंडर स्टडीज़ का लगे, वो ये ना लगे कि आप इस्लामियत का पेपर सॉल्व कर रहे हैं मसलन, तो वो आप वहाँ से चीज़ें उठा के थोड़ी सी कोटिंग जो है वो कोर्स उठा सकते हैं, कर सकते हैं। और जो यहाँ से भी आपको बहुत सारे जो हैं मसलन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो मसलन ख़वातीन के ख़िलाफ़ थे, बहुत सारे ऐसे जो है तो उनकी कोटेशन जो है वो भी मौजूद हैं जिस तरह, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने भी कुछ बातें कही हैं जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कही हैं कि वो फेमिनिज़म के जो है उससे बेहतर, उन्होंने कहा कि बच्चे ख़वातीन से बेहतर जो है, तो वो वाली चीज़ें भी आपको कोटेशन जो है वो नेट पे से अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जो है ये भी आप कोट कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया सिलसिला। दरअसल साउथ एशिया की ख़वातीन के भी आप थोड़े से अगर चाहें तो आप अगर रिलीजन से हट के बात करना चाहें कि रिलीजन ना आए बीच में, तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं जनरल पॉलिटिक्स से दे दी कि वहाँ से आप ख़वातीन के तस्करे कर सकते हैं कि यहाँ की ख़वातीन उस वक्त कहाँ थी जब बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की आज़ादी का सिलसिला था और हमारे ऊपर कोई मुसल्लत था और उससे हम आज़ादी हासिल करना चाह रहे थे, तो उस वक्त यहाँ की कंडीशंस क्या थी, और आज़ादी के बाद भी जो पॉलिटिक्स में ख़वातीन का किरदार रहा वो कितना स्ट्रॉन्ग था, तो कितना इन्फ्लुएंस रहा ख़वातीन का, और चलता भी रहा बाकायदा ये सिलसिला, और वहाँ के ऊपर जो ख़वातीन रहीं वो किस जो चीज़ों से गुजरती रहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब जेंडर पे बात आती है तो वही बात जो मैंने कही थी कि ये मसला उठा था ख़वातीन के, उससे आवाज़ उठाई गई थी कि ख़वातीन को वो आती, और फिर वो चलते चलते बात जेंडर तक पहुंच गई। तो ऐसा कैसे हुआ वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। An interesting shift that happened between Wade and Gad was the change in language from dealing with women in the context of development to gender। यानी ये बात कही गई कि हमने देखा कि आवाज़ जो थी ये वेमेन से उठना शुरू हुई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट टू जेंडर, और पहुंची जेंडर के रूप में हमें ये डेवलप होती नज़र आई। नेगर सईद खान, founder of the Women's Action Forum, argues that the shift to the focus on gender rather than women became counterproductive because the discussion shifted from women to women and man and finally back to men। ठीक है, तो ये वाली जो जेंडर वाली चीज़ आई ये दोबारा उसी घूम फिर के वो उसी तरफ लेके चले गए। तो वो ये वाली चीज़ वो कहती हैं कि इस तरह का हुआ। तो ये इस तरह की कोटेशंस आपको और भी नेट से बहुत सारी मिल जाएंगी जो अवेलेबल हो जाएंगी कि वो बातें जो वो पहले एक जुमला आपको कहा गया कि वो बातें हो के फिर वो हो के ही रह जाती हैं, तो वो इसी तरह, और मसला अपनी जगह उसी तरह से कायम व दायम रह जाता है। तो वो ये वाली चीज़ जो होती है ये वाली चीज़ हमें नज़र आ जाती है। तो इस तरह के ख़ुद एमनेस्टी रिपोर्ट जो हैं और बाहर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो भी इस चीज़ की गवाही देती हैं कि ख़वातीन को वो हुकूक़ इंटरनेशनली भी बहुत सारी जगहों पे नहीं मिले। यानी जो पे स्केल है, इवन अगर वो भी रखा जाए तो आपको पता है कि वहाँ के ऊपर जिस सीट का जो पे स्केल होता है वो मर्द जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर यही कुर्सी ख़वातीन को वहाँ के ऊपर मिलेगी तो वो उतने की नहीं मिलती जो वहाँ के पास शो किया जाता है कि ये सीट इतने की मौजूद है, या इक्विटी के लिहाज से उसको वो दर्जा हासिल नहीं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है आइंदा आने वाले सालों में जो है वो ख़वातीन को बराबरी का दर्जा दिया जाने लगे। यह एमनेस्टी रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा एक रीनोन्ड इदारा है, वहाँ की ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपोर्ट बनाई गई, तो उसमें ये चीज़ें हमारे सामने आई। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोट की, ये रिपोर्ट्स भी आप तक पहुँचेंगी, इंशाल्लाह पहुँचाऊँगी। तो उसमें आप देखेंगे कि दोनों जगह का डिफरेंस भी आप थोड़ा सा मार्क करेंगे कि ये जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, थोड़ी सी वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्या सिलसिले रहे, और ये कि क्या रिलीजन, एक सवाल जो जेंडर स्टडीज से उठता है वो क्या रिलीजन औरत को पीछे धकेलता है, और तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे सामने आएंगी। क्या रिलीजन ने औरत को कोई पावर नहीं दी, क्या औरत के पास कोई रिलीजियसली कोई पावर नहीं रही, चाहे वो हमारा रिलीजन हो, चारों होली बुक्स का ले लें आप, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ, या फिर आप वो बुद्धिज़्म भी इसके अंदर ले आएँ और दूसरे भी ले आएँ, तो उनके अंदर ख़वातीन का जो किरदार रहा वो भी थोड़ा बहुत आप यानी डिस्कस कर सकते हैं कि रिलीजियसली क्या औरत इतनी कमज़ोर है या नहीं, या पावरफुल है। तो वो आप तस्करे जो हैं वो आप मिला के वो कर सकते हैं और बात आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है।